वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। भारतीय शिक्षा के इतिहास के इस क्रम में आज हम ब्रिटिश टाइम पीरियड को देखेंगे, जो कि 1600 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। तो सबसे पहले इस काल के क्रम में 1813 का चार्टर एक्ट आता है। चार्टर और माइन्यूट के बीच में अंतर हमने पिछले वीडियो में देखा। तो चार्टर एक शब्द है लैटिन भाषा का जिसका अर्थ होता है दस्तावेज। एक ऐसा दस्तावेज जो विशेष अधिकार प्राप्त करे, जिसे इंग्लिश में मैनिफेस्टो भी कह सकते हैं। और यह चार्टर जो 1813 का चार्टर है या विशेष अधिकार है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस चार्टर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को भारतीय शासन व्यवस्था में समाप्त कर दिया गया और सिर्फ दो ही क्षेत्र छोड़े गए, जो कि थे चाय के क्षेत्र में भारत के साथ व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार। इन दोनों क्षेत्रों के अलावा सभी बाकी सारे क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर ब्रिटिश संसद ने अपने अधिकारों के क्षेत्र में उसे ले लिया था। तो इसके ये जो चार्टर आया, 1813 का चार्टर आया, तो ऐसा क्यों किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा जाना पड़ेगा। और इतिहास में जब हम लॉर्ड वेलेस्ली और हेस्टिंग के टाइम पीरियड को देखेंगे, तो इन दोनों की जो नीतियाँ थीं, आक्रामक नीतियों के द्वारा पूरे भारत की सभी क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग एकाधिकार हो गया था। सिर्फ 3 क्षेत्र ऐसे थे, पंजाब, सिंध और नेपाल। पंजाब, सिंध और नेपाल को छोड़कर बाकी सभी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का बोलबाला था। और जितने भी राजा थे और राजकुमार थे, वो कंपनी के जागीरदार बन गए थे। तो इन दोनों लॉर्ड्स ने, लॉर्ड वेलेस्ली और हेस्टिंग ने कई सारे युद्धों का सामना किया। आपसी जो राजाओं के बीच में युद्ध थे और किसी एक राजा को अपना प्रोटेक्शन देकर वो उसकी मदद करते थे और उसके फिर शासन व्यवस्था में अंदर घुस जाते थे। तो इस नीति के कारण धीरे धीरे कंपनी की वित्तीय व्यवस्था टूटने लगी और वह आर्थिक रूप से कमज़ोर होने लगी। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की संसद में एक याचिका दायर की कि भाई हमें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है और भारत में संपूर्ण एकाधिकार के लिए हमें वित्त की ज़रूरत है। तो उस याचिका के परिणाम स्वरूप यह 1813 का एक्ट आया और इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर दिया। और इसका प्रभाव भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से पड़ा और यहीं से भारतीय शैक्षिक व्यवस्था के भविष्य का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो देखते हैं इस चार्टर में क्या क्या था। पहला बिंदु, इस चार्टर में पहली बार कंपनी को शैक्षिक जिम्मेदारी सौंप दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए उसे हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश प्रदान किया गया। और इस अधिनियम का, इस चार्टर का जो 43वां यानी 43वां खंड था, वो है पूर्ण रूप से शिक्षा से संबंधित था। और उसमें कहा गया कि भारतीय जो साहित्य है उसको में सुधार किया जाएगा, उसमें पुनरुद्धार किया जाएगा, उसमें नवीनता लाई जाएगी और भारतीय विद्वानों को, भारतीय निवासियों को लेखन के लिए, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और भारतीय निवासियों के बीच विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले हमने वैदिक शिक्षा जब का अध्ययन किया था, तब हमने देखा था कि उस काल में क्षत्रिय और राजकुमारों को विज्ञान की अलग से शिक्षा दी जाती थी। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था नहीं देखने को मिली। मतलब धीरे धीरे विज्ञान पर जो हमारा फोकस था वो कम होता चला गया। लेकिन वापस अब 1813 में इस चार्टर के अनुसार विज्ञान को फिर से महत्व दिया जाने लगा और इसकी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। अगले बिंदु में इस चार्टर के अनुसार शैक्षिक अनुदान की प्रणाली शुरू की गई, जिसके द्वारा
जितनी भी शैक्षिक संस्थान थी उन्हें एक निश्चित राशि कंपनी के द्वारा शिक्षा के विकास के लिए दी जाती थी, और उसके लिए पूरा एक फॉर्मेट तैयार किया गया जो इससे पहले भारतीय शिक्षा व्यवस्था में नहीं देखा जाता था। अगला बिंदु, शिक्षा में राज्य स्तर पर कार्य करना शुरू हुआ। राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि वे शिक्षा के विकास के लिए प्रयास करें, और इसी के साथ साथ निजी स्तर पर स्कूल्स खुले जिन्हें उस टाइम में मिशनरीज़ कहते थे, उनको खोलने की अनुमति प्रदान की गई और वहाँ पर शिक्षा प्रारंभ की गई। अगला, इस अधिनियम के बाद अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की गई। कई सारे अंग्रेजी स्कूल खुले और उन्हें सुव्यवस्थित आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। तो धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा को बढ़ाने का प्रयास इस चार्टर के बाद से प्रारंभ हो गया था। और अंतिम, इस चार्टर अधिनियम के द्वारा कई क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की सामग्री क्या होगी, शिक्षा का माध्यम क्या होगा और एजेंसियां कौन सी होंगी, इन सभी क्षेत्रों में कई विवाद हुए। क्यों हुए? क्योंकि ये पहला मौका था, ये पहला स्तर था जहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा बदलाव आया। सब कुछ पहली बार नया प्रारंभ हुआ, अतः विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपने दृष्टिकोण रखे और उसके लिए अलग अलग अपने विचारों को रखा। तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मंच प्रदान हुआ भारतीय शिक्षा की व्यवस्था को, और इसी कारण से इस काल को शिक्षा के क्षेत्र, सामग्री, ये सभी क्षेत्र, उद्देश्यों आदि के बारे में विवादों का काल माना जाता है। इसके बाद लॉर्ड मैकाले आए, उनका कार्यकाल शिक्षा में महत्वपूर्ण रहा। लॉर्ड मैकाले वास्तविक रूप से काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। ही इज़ द मोस्ट लर्नड पर्सन, और वो मुख्य रूप से कानून व्यवस्था में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके प्रमुख के रूप में भारत आए थे, और उसके बाद वो एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी के गवर्नर जनरल भी बने। और अपनी नियुक्ति के बाद उन्होंने कई क्षेत्रों में, जैसे कि इतिहास, भारतीय विज्ञान, संस्कृति, दर्शन, धर्म आदि सभी क्षेत्रों में अपना मत रखा, जो कि एक नकारात्मक आलोचना के रूप में प्रस्तुत हुआ। मतलब उन्होंने कि भारतीय इतिहास को नकारात्मक दृष्टि से देखा, दर्शन को, संस्कृति को, भारतीय विज्ञान को, उसमें सभी नकारात्मक पहलुओं को उन्होंने काफ़ी विस्तार से अपनी रिपोर्ट में लिखा। तो लॉर्ड मैकाले का जो कंटेंट था, उनकी जो रिपोर्ट थी, वो माइन्यूट था, और उस माइन्यूट में क्या क्या बिंदु थे वो हम देखते हैं। उसमें पहला था कि उन्होंने ये पहली बार ये प्रश्न उठाया कि शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए, देशी सरकार को या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसमें व्यवस्था का समन्वयन कैसे होगा, शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चलेगी, इस मुद्दे पर उन्होंने अपने विचार रखे, इस मुद्दे को उन्होंने जागृत किया, उठाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्राचीन जो इंग्लिश शिक्षा है, जो अंग्रेजी शिक्षा है, उसी को बढ़ावा दिया जाएगा और पश्चिमी ज्ञान को बढ़ावा देकर उसका विकास किया जाएगा। और उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था उनका? वो सकारात्मक नहीं था। वो भारतीयों का विकास नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ इसलिए करना चाहते थे कि वो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं उस क्षेत्र में सभी लोग, जितने भी भारतीय हैं, शिक्षित वर्ग होगा, वो उसको आसानी से माने, उसके प्रति झुकाव रखें। इसलिए उन्होंने सभी शाखाओं में, चाहे वे प्राथमिक स्तर पे हों, चाहे उच्च माध्यमिक स्तर पे हों, चाहे उच्च स्तर की शाखाएं हों, सभी स्तरों पर शिक्षा के लिए, ब्रिटिश नीतियों के प्रति झुकाव के लिए उन्होंने अंग्रेजी माध्यम पर अधिक बल दिया। आगे देखते हैं, लॉर्ड मैकाले ने मिशनरीज़ के लिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि मिशनरीज़ सभी क्षेत्रों में खोली जाएंगी, पर उन्होंने ये तर्क दिया कि अंग्रेजी भाषा सबसे बेहतर भाषा है, तो
अंग्रेजी भाषा में ही इन मिशनरीज़ में शिक्षा का कार्य होगा, अन्य भाषाओं में नहीं होगा। और उन्होंने अंग्रेजी भाषा को ही ज्ञान की कुंजी बताया, सर्वश्रेष्ठ भाषा बताया, और भारत के क्षेत्र में भारतीय समाज व्यवस्था में पुनर्जागरण लाने के लिए अंग्रेजी भाषा को ही एक मात्र रास्ता बताया। और इस तरह से उन्होंने संपूर्ण भारतीय व्यवस्था में अंग्रेजी माध्यम पर फोकस किया। उसके बाद उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में एक थ्योरी बताई थी जिसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जिसे हिंदी में शिक्षा का अधोमुखी निस्यादन सिद्धांत कहते हैं। ये थ्योरी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए, कीप वॉचिंग। थैंक यू।